जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, अब छोटी सी बात एक नई है, वो ज़रा करते हैं। ये सवाल किए थे आप लोगों ने सारे, होमवर्क वाले सवाल किसने किए हैं सारे? नवाबपुर में कोई मसला आया? उसी में थोड़ा सा आ सकता था, नवाबपुर फार्म, वो आई थिंक 10 था, क्वेश्चन बैंक 10 था या 5 था? 5 था। कोई मसला तो नहीं आया उसमें? बाकी भी किसी में नहीं आया उसमें? अच्छा है, किसी में मसला हो भी सही, कल बताऊंगा फिर। क्वेश्चन में भाई कह रहे हैं मिस्टेक है, अभी कल ही देखेंगे, पहले ये कर लें फिर चलते हैं उसमें, ठीक है? अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, कल किसके पास थे? इसके पास है डॉलर, कितने डॉलर थे? $8 थे। क्या नाम है आपका? अली हैज़ $8 US डॉलर्स। क्या? 8 US डॉलर्स इन हिज पॉकेट। ठीक है जी। अब अगली बात, मैंने कल आपको क्या कहा था कि कल तक हम जो, अब बल्कि आज तक जो पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे कि 1 US डॉलर लेट से होता है 280 रुपये का। तो रुपीज़ के अंदर कैसे निकालेंगे फिगर? भाई अब चला गया बड़े ऐन मौके पे। तो हमने कहा था कि जी अगर आप निकालना चाहें रुपीज़ में ये फिगर, तो आप कहेंगे कि $8 पड़े हैं, इनको ज़रा बढ़ा लेना फिगर को, $112 इसकी पॉकेट में। ठीक है, तो आप क्या कहोगे जी? $112 इंटू रुपीज़ 280, ऐसा ही है? बोलो, या नहीं ऐसा? अब देखो, अगर फॉरेन करेंसी के साथ 1 लगा हो, अगर फॉरेन करेंसी के साथ 1 लगा हो, तो आपने क्या करना है? मल्टीप्लाई। क्या करना है जी? मल्टीप्लाई। और इसको अली भाई, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट मेथड। क्या कहते हैं जी? डायरेक्ट मेथड। कन्वर्जन का कौन सा मेथड जी? डायरेक्ट मेथड। ओके, अच्छा ज़रा आंसर तो बताओ क्या है इसका? 31,360। अच्छा, रुपीज़ 31,350, 60। ठीक है, डन। अच्छा, अब अगर सवाल के अंदर डेटा यूं दे दे कि 1 रुपीज़ बराबर है, कैलकुलेटर देना ज़रा, और यार ये इसके कितने सिफर हैं इससे पहले? 3 हैं, 2 हैं, 2 हैं, 0.00357। ठीक है, तो मतलब ये कि अगर मैं $1 लेकर जाऊं मनी चेंजर के पास, तो बदले में मुझे 280 रुपये मिलेंगे, ऐसा ही है? और बोलो, $1 लेकर जाऊं मनी चेंजर के पास, तो मुझे कितने देगा वो? 280। $1 रख लेगा और कितने कितने रुपीज़ देगा? 280। लेकिन अगर अली भाई $1 लेकर चले जाए मनी चेंजर के पास और उसे जाकर कहें कि भाई मुझे इस $1 के बदले में कितना डॉलर मिलेगा, तो वो डॉलर की नुक्की सी नुक्कर काट के उसको कहेगा अब ये ढूंढना तुम्हारा काम है। यानी $1 के बदले में $0.00357 मिलेंगे। अब चेंज क्या आया है बच्चों? चेंज क्या आया है? आज 1 US डॉलर के साथ नहीं लगा हुआ, फॉरेन करेंसी के साथ नहीं लगा हुआ, बल्कि 1 किसके साथ लग गया? लोकल करेंसी के साथ।
$1 280 के बराबर था। तो हमने कहा अच्छा फिर ₹1 कितने डॉलर्स के बराबर है? उन्होंने कहा ठहर जाओ, उन्होंने थोड़ा सा नुक्कर काट के कहा 0.00357 के बराबर है डॉलर्स जो है ₹1 के बराबर। ₹1 अगर आप देंगे तो आपको इतने डॉलर मिलेंगे, ठीक है। अब मुझे तो चाहिए रुपीज़ के अंदर फिगर, और अली के पास कितने डॉलर्स हैं? 112, ठीक है। तो अब अगर 112 को कन्वर्ट करना है 112 को, तो अब आप क्या करेंगे? अब आप मल्टीप्लाई से काम नहीं चला सकते हैं, यानी अब आपको करना क्या पड़ेगा? डिवाइड करेंगे 0.00357 090078601 टेलीफन तबाह दे पठान, तबाह दे। मेन बात हो गई, डॉलर फट के टोटा रह गया छोटा सा। तुम हो आओ उधर। जी बच्चों, मैंने ये अर्ज़ किया कि अभी तक हम सुन लो। अभी तक हम ये करते आ रहे थे कि अगर 1 लगा हो फॉरेन करेंसी के साथ, जैसे आज तक सवाल किए, तो हम मल्टीप्लाई करके कन्वर्जन करते हैं। लेकिन अगर ऐसा लिख दे, वहाँ पे क्या कह रहे थे? $1 280 के बराबर होता है। अगर वो यूँ कह रहे हो नहीं ₹1 कितने डॉलर के बराबर है, तो इन्होंने कहा ₹1 0.00357 के बराबर है डॉलर्स के। तो अगर अब हमने कन्वर्जन करनी है तो हमें डिवाइड से काम चलाना पड़ेगा। आंसर वैसे क्या है बताओ? 31360 ही होना है। अच्छा, वो फिर राउंडिंग का मसला आ गया, ठीक है। तो ये ठीक है, ओके, राउंडिंग का फ़र्क है, ओके। अच्छा अब सुनो, यानी कि रूल क्या बना कि अगर 1 आपका लगा हुआ है लोकल करेंसी के साथ, अगर 1 आपका लग गया है लोकल करेंसी के साथ, तो आपने कन्वर्जन करने के लिए डिवाइड यूज़ करना है। डन हो गया? ओके, इसको नोट फरमा लें। और फिर आ जाइए, नोट करने के बाद तशरीफ़ लाइए 482 पेज पे। चलें 482 पेज पे तशरीफ़ लें। जी, तो भाई सवाल दोनों तरह से आ सकते हैं। अगर फॉरेन करेंसी के साथ 1 लगा हुआ है तो ये हमें ज़्यादा बेहतर लगता है और मल्टीप्लाई से हम हमेशा करते आए हैं ये काम। लेकिन अगर लोकल करेंसी के साथ आपको 1 लगा नज़र आ जाए तो इनडायरेक्ट मेथड से कन्वर्जन करेंगे, यानी डिवाइड करके, ओके। अगर आप इजाज़त दें तो मैं सवाल पढ़ लूँ। अब पता नहीं की लिखी जा रहे हैं पान, तस्वीर खींच लो पान। Prepare journal entries for the year ended 31st December 18. MZA Limited, a company incorporated in Pakistan, was involved in following transaction in foreign currencies during the year 31 December 2018. Page 482. जिसको अभी भी नहीं समझ आई कौन सा पेज, तो इधर देख ले, सामने नजर आ रहा है। अच्छा जी, अब MZA Limited bought equipment for 1,30,000 dinars on 4 March 2018 and paid for on August 25, 2018। हमारे साल में ही ख़रीदा, हमारे साल में ही पेमेंट भी कर दी। रीट्रांसलेशन वाला चक्कर तो नहीं है, लेकिन ज़रा गौर फरमाएं आज एक्सचेंज रेट्स के बारे में क्या मामला चल रहा है। एक्सचेंज रेट रेलेवेंट टू अबव ट्रांजैक्शन to ₹1 आर गिवन बिलो, यानी आज 1 किसके साथ लगा दिया उन्होंने? लोकल करेंसी। ₹1 कितने क्रैम्स के बराबर है, कितने दिनार्स के बराबर है, कितने रोनाल्डो के बराबर है, ठीक है। तो ये एक रुपया 1.6 रोलैंड्स के बराबर है, ₹1 रोनाल्डो के बराबर है, ₹1 0.5 दिनार के बराबर है, ₹1 6.8 क्रैम्स के बराबर है, ₹1 2.224 सेरल्स के बराबर है।
तो किसके साथ लगा दिया उन्होंने? एक लोकल करेंसी के साथ। तो कैसे करेंगे कन्वर्जन? इनडायरेक्ट तरीके से, डिवाइड वाला सवाल आ गया। बाकी रूल्स तो वही हैं, बस सवाल डिवाइड। कल इंशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, कल हम उसमें इसमें ना एडवांसेस को देखेंगे इंशाल्लाह, ठीक है, एडवांसेस को। लेकिन मेरी कोशिश यही होगी कि कल लोन ना ही शुरू करें, क्योंकि IFRS 16 भी थोड़ा सा रहता है ना, आज भी थोड़ा 10-15 मिनट करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके, ताकि बोझ ना पड़े। थ्योरी पढ़नी है हमने, कल थोड़ी सी पढ़ी थी 5 मिनट्स। ओके, आज जुमा भी है। चलिए शुरू हो जाए फिर, काम पे लगे। इक्विपमेंट डेबिट पेबल क्रेडिट करेंगे जी 4 मार्च को, और सही है, और फिर 25 अगस्त को पेमेंट भी हो जाएगी, और ईयर एंड पे कुछ होगा ही नहीं जिसको हम रीट्रांसलेशन के लिए यूज़ करें। क्या ख्याल है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 है, पेज नंबर 4। एक ही रिक्वायरमेंट है। चले, तो सबसे पहले ए पॉइंट कर लेते हैं। जर्नल एंट्रीज करनी है हमने। जी बच्चों, ए पार्ट, यकम किस दिन है? यकम नहीं है तो जो डेट है बता दो। 4 मार्च 2018 पर इक्विपमेंट खरीदा है, बोलो। तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट, और सारा ही उधार पे खरीदा है इस दिन, पेबल क्रेडिट। ठीक है, खरीदा है यकम 4 मार्च को, और पेमेंट की है इसकी जाके हमने अगस्त 25 पे। ठीक है, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट डेबिट और पेएबल क्रेडिट। अब अमाउंट देखो, पहली बात 1 किसके साथ लगा हुआ है? लोकल करेंसी के साथ। तो कैसे करेंगे? डिवाइड करके। अब कितने दिनार्स का है? 1,30,000 दिनार का। ठीक है, तो दिनार का साइन क्या होगा यार? डी डाल दूं? डी ऐसे, डी दिनार 100 कितने? 1,30,000 मल्टीप्लाई या डिवाइड? डिवाइड करेंगे। 4 मार्च को जाकर हमने देखा तो ये 4 मार्च को दिनार, 1 मिनट प्लीज, स्केल लेके जाना पर्चे में, इसीलिए कहता हूँ कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। ये 4 मार्च को 1 रुपया 0.5 दिनार्स के बराबर है, तो डिवाइडेड बाय जी 0.5, तो आंसर क्या आ गया? 2,60,000। काम आसान ही है, थोड़ी सी मुश्किल पेश आएगी आगे जाकर जब फॉरेन करेंसी लोन ने आना है, लेकिन उसका भी हम इंशाल्लाह तरीकाकार ऐसा बना लेंगे कि अल्लाह ने चाहा तो वो भी आसान ही लगेगा। फिर एंड पे आप जाकर कहेंगे हाँ सबसे आसान यही टॉपिक था। अच्छा, उसके बाद जनाब क्या हुआ? उसके बाद 25 अगस्त को पेमेंट कर दी। तो 25 अगस्त को पेमेंट करनी है, तो 25 अगस्त ये, तो आपने सबसे पहले क्या करना है? कैश क्रेडिट स्पॉट रेट पे, फिर पेबल को डेबिट जितने पर पड़ा था, और फिर गेन लॉस बैलेंसिंग फिगर P&L में। तो 25 अगस्त 2018 पर जी नंबर 1 स्टेप क्या है? कैश को क्रेडिट करें। इधर देखें जी, ये दिनार का साइन दे, चेक करें, पता नहीं क्या होता है, मैंने ये डाल दिया। ठीक है, ले जी, दिनार कितने थे? 1,30,000। इस दिन 1 दिनार 25 अगस्त, सॉरी 1 रुपया कितने दिनार के बराबर है? 0.8, तो डिवाइडेड बाय 0.8 किया आपने। आंसर बताएं। 162, और पेबल को डेबिट करें कितने से? 2,60,000 से। ठीक है जी। अब वैसे तो बैलेंसिंग फिगर ही आपकी बता रही होगी कि क्रेडिट हो रहा है, P&L तो गेन है, लेकिन वैसे भी सोचा करें साथ साथ। 2,60,000 जिसको पे करना था हमने अपने हिसाब से,
उसको 1.62 पे करके जान छूट गई तो खुशियां ही खुशियां, मौजें ही मौजें। तो फिर एक्सचेंज गेन आ गया। एक्सचेंज गेन ये बैलेंसिंग है, ये पीएनएल में ले जाएंगे। ठीक है, कितना 97500। और फिर ईयर एंड पे इसको रीट्रांसलेशन से गुजारना है पेएबल को। केड़ा पेएबल? पेएबल कोई है जिसको गुजारेंगे हम? मुक गया सारा शो। ओके, पार्ट बी। ए हो गया खत्म, बोलो बी। ऑन फरवरी 27 MZA लिमिटेड सोल्ड गुड्स विच हैड कॉस्ट 46 फॉर 476 ग्राम्स। ये मैं अपनी तरफ से ये निशान बनाई जा रहा हूँ, कोई नहीं, माफ कर देना, ठीक है ना, जरूरत नहीं आपको पूरा ग्राम्स और दिनार्स पूरा लिख लेना आप, ठीक है, अगर मसला है। अच्छा 27 जरूरत ही नहीं है, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ लिखना चाहिए था 100 कितना सी इधर देख लो, 130,000 डिवाइडेड दिस, बस। ना रुपीज लिखो ना दिनार लिखो, कुछ भी नहीं लिखने की जरूरत, पर्चे में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं। ओके चले, खैर 4,76,000 ग्राम्स का सामान बेचा है, जिसकी ऐसी कंपनी को जिसकी करेंसी ग्राम्स। अच्छा, द प्रोसीड्स वर रिसीव्ड ऑन 25 मई 18, पैसे भी आ गए। ठीक है, तो अब 27 फरवरी 18 को हमने सेल्स की हैं और पैसे आके कहीं मई में आ रहे हैं, तो इसका मतलब इस दिन तो सेल उधार पे की, तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। लेकिन आपको कहा था कल जिस दिन भाई ने छुट्टी की हुई थी पहलवान ने, तो क्या कहा था, अगर सवाल में कॉस्ट भी गिवन हो तो परपेचुअल वाली एंट्रीज करते होते हैं ना हम, तो दूसरी एंट्री भी करना, डेटर डेबिट सेल क्रेडिट और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। ठीक है, तो नंबर बी पार्ट आती है। फिर मैं क्या करूं जी, डेट बताओ। 27 फरवरी 2018 को डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। अब 4,75,000 नहीं है, 4,76,000 है क्रैम्स के, आपको ये के लिखने की जरूरत नहीं है, 4,76,000 क्रैम्स हैं। अब अगर तो 1 लगा हुआ क्रैम के साथ तो मल्टीप्लाई से कन्वर्जन करेंगे, 1 लगा हुआ रुपीस के साथ तो डिवाइड से कर देंगे। 1 लगा हुआ है हमारा रुपीस के साथ, 1 रुपया 27 फरवरी 18 को 5 क्रैम्स के बराबर है। तो हमसे भी बड़ा थका हुआ है भाई ये तो। इनटू नहीं सॉरी डिवाइड कितना जी 5, तो आंसर इज 95,200। ठीक है जी, साथ ही आपने दूसरी एंट्री करनी है और उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली हमने चीजें बाहर भेजी होती हैं तो यहाँ पे बनाई होती हैं, यहाँ पे खरीदी होती हैं, तो वो तो कॉस्ट रुपीज में अवेलेबल होती है, उसको तो डॉलर में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना। तो वही लिखा हुआ था ये MZA सोल्ड गुड्स विच हैड कॉस्टेड भी होना चाहिए था, ईडी भी होना चाहिए, विच हैड कॉस्ट 46,000 रुपए, विच हैज कॉस्ट 46,000 रुपए, ये तो ऑलरेडी रुपीज में है। ठीक है, तो इसी दिन दूसरी एंट्री, इसी दिन 27 फरवरी को ही दूसरी एंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट 46,000। ठीक है, तो जब कभी आपको कॉस्ट अवेलेबल होगी आप ये दूसरी एंट्री भी पास करेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, 25 मई को ये पेमेंट भी कर दी आपने और 25 मई को 6.8 रुपये, 1 रुपया 6.8 क्रैम के बराबर है। तो किस दिन जी, 25 मई 2016 को, सॉरी 18 को पेमेंट हो रही है, रिसीट हो रही है, रिसीट हो रही है। तो बस ये देखना होता है और कैश लिख लेना होता है। ठीक है, तो कैश क्या हो रहा है, डेबिट, इसको स्पॉट रेट पे कितने क्रैम्स आएंगे आपको, क्रैम्स नहीं क्रैम्स। ठीक है, 4,76,000 और डिवीजन वाला काम चल रहा है, 6.8 था ना, तो डिवाइडेड बाय 6.8 जी, जो भी आएगा देखते हैं। दूसरा स्टेप, जो डेटर था उसको क्रेडिट करके ख़त्म करो किताबों से।
अब बताओ कितना, 95,000 क्रेडिट हुआ, 200 भी है जी क्रेडिट हुआ, और डेबिट कितने से करेंगे, कैश कितना आया, ओ माय गॉड, दुख या खुशी, भाईजान जहाँ से 95 आने थे वही पत्ते हवा देने लग गए, बल्कि फ़ैन ही चल गया ये तो गम की बात है। बैलेंसिंग फिगर भी डेबिट साइड पे आ रही है, ठीक है, तो एक्सचेंज लॉस आ गया है बैलेंसिंग, ये पीएनएल में ले जाएं। गम है या खुशी है, अब रिकॉर्ड तो करें फिर। 25,200, ठीक है, 95,200 लें जी। 2 पार्ट्स डन एंड डस्टेड। मुश्किल काम आसान काम, कल फिर शायद फ़्लाइट पकड़ें थोड़ी सी इसमें, वरना मंडे प्रॉबेबली ट्यूसडे को हम IS-12 शुरू, मंडे तो इस पर लग ही जाएगा पूरा, ठीक है, लेकिन ट्यूसडे को इंशाल्लाह फिर IS-12 हाफ लेक्चर में आ जाएगा जी। 16 तो साथ साथ चलेगा, अभी देखना, ये बस 2 मिनट में सवाल पूरा होना है, उसके बाद आखिरी 10-12 मिनट 15 मिनट 16 चलेगा, 16 ही 16। नेक्स्ट इज सी पार्ट। 2 सितंबर को MZA sold goods which costed 17,000 for 53,376 sales to a company blah blah blah. The amount is outstanding at year end, but proceeds were received in फरवरी 2019। तो भाई हमने इसको क्या करना है, कहेंगे तो कर दूंगा एंट्री बाय द वे प्रैक्टिस के लिए, लेकिन हमारी एंट्रीज जो हैं वो 31 दिसंबर 18 तक की हैं, तो पेएबल है, रिसीवेबल होगा, उसको हम रीट्रांसलेट करेंगे। शुरू तो करें। सी पार्ट। 2 सितंबर को 53,376 सैरल्स, ₹1 2.24 सैरल्स के बराबर है, ठीक है, तो चलो करते हैं रिकॉर्डिंग जी। पार्ट नंबर सी है जी, पार्ट सी। किस दिन भाई, 2 सितंबर 2018 पर चीज़ें बेची हैं, तो डेटर डेबिट, सेल्स क्रेडिट, सैरल्स में अब बोलो, तो ये आप SR लिख देता हूँ, ठीक है, ऐसे ही आपको समझाने के लिए। कितने सैरल्स हैं जी, 53,376 सीनियर 53,76 डिवाइड वाला काम चल रहा है, 2.28 था, 224, ठीक है। आंसर बताओ, 24,000 रुपये। लेकिन चूंकि कॉस्ट गिवन है तो साथ दूसरी एंट्री कर दें, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट। कितनी जनाब कॉस्ट गिवन है, 17,000, ये रुपयों में ही गिवन है, एज इट इज उठाकर लिखते हैं, ठीक है जी। अब ईयर एंड आ गया पर ओ नहीं आया मोहम्मद बख्शा, ईयर एंड तो आ गया लेकिन पैसे नहीं आए। अब ये रिसीवेबल है। अब ईयर एंड पे हम इंटरेस्टेड होंगे एक्सचेंज रेट क्या है, ताकि हमें पता लगे कि जो उम्मीद लगी हुई है वो कितने रुपयों की है। डॉलर्स तो ये सैरल्स तो आएंगे ही, लेकिन हम तो अपने हिसाब से सोचेंगे ना हमारे पाकिस्तानी रुपयों में कितनी। जैसे आप लोग बाहर जाते हैं तो आप जो भी चीज़ कभी खरीदेंगे आप फ़ौरन ज़रबे लगा रहे होते हैं, परेशान ही होते हैं, यार हूँ मैं बोतल किमें पिया है तो 10,000 दी गई है, तो आपकी करेंसी का कसूर है यार, ठीक है। चलें आगे। 31 दिसंबर पे 2.25 पर रेट चला गया है। अब चूंकि रिसीव होना है 7 फरवरी 19 को जाके, तो 31 दिसंबर 18 में तो ये क्या है बोलो, तो 31 दिसंबर 2019 पे चूंकि ये रिसीवेबल एक मॉनेटरी आइटम है तो इसको क्या करेंगे, वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारेंगे। देखो ये पीपीई आया था, पेएबल तो पे हो गया, पीपीई तो पड़ा था ना ईयर एंड पे, इसको रिट्रांसलेट नहीं किया था। ये डेटर पड़ा था लेकिन डेटर रिसीव हो गया, कहानी ख़त्म, ये तो है ही कुछ नहीं। चले इधर इन्वेंट्री क्रेडिट हुआ, ठीक है, डेटर पड़ा है, तो डेटर पड़ा तो इसको क्या करें, वर्सेस वाली कैलकुलेशन से गुजारना है। तो सैरल्स 53,376 डिवाइडेड बाय 31 दिसंबर पर 2.25,
तो डिवाइडेड बाय 2.25, आंसर क्या आता है? ₹2323। ठीक है, इसको लड़ाई करवाएं इसकी किसके साथ? वो 24,000 के साथ। अब ये रुख है, नया रिसीवेबल, ये पुराना, तो 24 से 23 पे ले जाओ। डेटर क्या हो गया? कम। ये तो दुख की बात है, रिसीवेबल कम हो गया हमारा। तो डेटर क्रेडिट कर दें कितने से? 277 से। और ये क्या है आपका? एक्सचेंज लॉस। बैलेंसिंग लिख लिया करें, पीएनएल में भरल जाना है ये, ठीक है। अच्छा, अगला काम अब करने की ज़रूरत नहीं है, अगर करना चाहें तो आप कर लें। अगले साल की एंट्रीज ना मांगी, लेकिन अगर इसकी पेमेंट करवानी हो तो 7 फरवरी को आप जाके एंट्री करेंगे कैश डेबिट, ठीक है, और 7 फरवरी वाले रेट के ऊपर लिखेंगे जो सवाल में यहाँ दिया हुआ उसने 2.2306। कैश क्रेडिट हो गया, सॉरी कैश डेबिट हो गया। डेटर जहाँ पे मौजूद है, यहाँ मौजूद है, उसको क्रेडिट करेंगे, जो गेन लॉस होगा वो भी रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन हमारे सवाल की रिक्वायरमेंट क्या थी? 31 दिसंबर 18 तक की एंट्रीज। ओके, डन जी बेटा। क्या कह रहे हैं आप लोग? क्या हुआ है? क्या हुआ? मसला है, कोई गलती होगी? अच्छा, ये भी सही नहीं था। अच्छा, गलती फिर निकल आई मेरी, या अल्लाह मैंने माफ़ कर। हाँ, क्या कह रहे हैं आप लोग? आज तबीयत डाउन है मेरी, ज़्यादा तंग ना करो मुझे। हाँ, हंसते खेलते बस पढ़ लिया करो, हंसा खिला के, लेकिन स्टेज ड्रामा नहीं बनाना होता, ये तो तुम्हें पता है। अच्छा जी, रोनाल्डो से लोन लिया है इन्होंने। MZA लिमिटेड बोरोड 4,26,000 रोनाल्डोज ऑन मई 25 एंड इज रीपेबल इन 2 years टाइम। इसका मतलब है 2 साल बाद पे होना है, तो अभी ईयर एंड पर ये क्या होगा? पेएबल। अभी ये सिर्फ लोन है और इसकी रीपेमेंट भी नहीं आई है। उम्मीद है कल अगर हमने पढ़ा इसको तो हम इस तरफ जाए, मतलब इतने तक पहुंच गए। अगर कल के प्लान में ये बात आ गई तो लोन भी आएगा, किस्तों में वापस भी होगा और उस पर इंटरेस्ट भी आएगा। और वही असल में बस थोड़ी टेक्निकल चीज़ है और कुछ भी नहीं है इसमें, बस ख़त्म हो गई कहानी। और क्या है, निकू सारा स्टैंडर्ड है जी बेटा। किस दिन लोन लिया रोलैंड्स में? 25 मई 2018 पर। तो लोन लिया हो तो एंट्री क्या होती है? कैश डेबिट, लोन पेएबल क्रेडिट। अब कितने रोलैंड्स हैं? 4,26,000। रुपीज़ के साथ 1 लगा हुआ है तो डिवाइड करेंगे कन्वर्जन के लिए, और 1.6 ये पड़ा हुआ है, ठीक है, 1.6 से डिवाइड कर दें। आंसर बताएं। 266,250। अब इस लोन ने रीपे होना है जाके 2 साल के बाद, लेकिन ईयर एंड पर भी तो ये पेएबल है। अब ये कौन सा आइटम है? मॉनिटरी है, नॉन मॉनिटरी नहीं बेटा। लोन पेएबल है, मनी पेएबल है, तो इसको रीट्रांसलेट करना पड़ेगा। तो 31 दिसंबर आया और आपने इसको वर्सेस की कैलकुलेशन से गुजारने का इरादा फरमाया। 4,26,000 रोलैंड्स आपने पे करने हैं और 31 दिसंबर पे कन्वर्जन रेट क्या है? 1.4, तो डिवाइड करो 1.4 से। जी बेटा, कैश मॉनिटरी है लेकिन रुपीज़ में पड़ा है ना मेरे पास, डॉलर्स में तो नहीं है ना बेटा। अगर मेरे पास डॉलर्स पड़े होते तो उनको भी मैं रीट्रांसलेट करता। डॉलर अकाउंट होते हैं ना लोगों के, उसके अंदर डॉलर पड़े होते हैं, तो वो डॉलर अकाउंट ईयर एंड के ऊपर रीट्रांसलेट करने होते हैं। लेकिन पाकिस्तानी रुपीज़ में जो पैसे पड़े हैं तो वो तो पाकिस्तानी रुपीज़ ही, उनको क्या रीट्रांसलेट करके पाकिस्तानी रुपीज़ बनाना है फिर? नहीं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है।
डिपॉजिट अकाउंट होते हैं आपके अकाउंट्स, डॉलर अकाउंट्स होते हैं, मतलब फॉरेन करेंसी अकाउंट्स होते हैं, उसमें फॉरेन करेंसी पड़ी हुई है आपके पास, या आपके पास वैसे आपने रखी हुई है, उसको आप रीट्रांसलेट करेंगे क्योंकि उसमें चेंज आ चुका होता है। जी ये कितना बना? 304। लो जी गड़बड़ी हुई है, जंग कराएं इसकी, वर्सेस 266। अब एसेट थोड़ा ही है कि खुश होंगे, लाइबिलिटी है भाई, दुखी होंगे। लाइबिलिटी 204 से 304 पे चली गई, लाइबिलिटी बढ़ गई, लाइबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट, और ये दुख की बात है तो एक्सचेंज लॉस, ये जनाब डेबिट कर दें। ठीक है, कितना? 38036। ठीक है, जी क्या टाइम हो गया? अल्लाह आसानी करी इसके लिए आगे। किसका टाइम हुआ है? किसका? जुमे का दिन है, 5 मिनट दे दो बस। अच्छा जी आ जाएं ज़रा, होमवर्क कोई नहीं है IS-21 का फ़िलहाल। जी बेटा, पेज नंबर 46 पे तशरीफ़ ले आएँ। छोटी छोटी एग्जांपल्स लिखूंगा मैं, आज पहली लिख रहा हूँ। हर पॉइंट के लिए एक एग्जांपल हुआ करेगी, उस एग्जांपल को पहले करा के फिर मैं वो पॉइंट पढ़ाऊंगा। शॉर्ट टर्म और लो वैल्यू एसिड की लीज के बारे में कुछ डिस्कशन है स्टैंडर्ड के अंदर। एग्जांपल है जनाब, टू मंथ लीज है जी, सिचुएशंस बता रहा हूँ। 2 मंथ लीज है, एक्सटेंडेड टू 7 मंथ्स, मतलब 2 महीने की लीज है लेकिन एक्सटेंड हुई 7 महीने से, तो टोटल कितना बन गया? अब जब आपने ये डिसाइड करना है कि ये शॉर्ट टर्म है या नहीं है, तो आपने डिसाइड करना है एक्सटेंशन पीरियड को डाल के। ठीक है, तो 9 मंथ्स इसका आपने 2 महीने या 7 महीने की बेस पे डिसीजन नहीं लेना, बल्कि आपने जो असल पीरियड है प्लस जो एक्सटेंशन पीरियड है इनको शामिल करके आपने ये डिसाइड करना है। जैसे एक और मिसाल लेते हैं, 7 मंथ लीज है, एक्सटेंशन ऑप्शन होगा ना, तो वो लिखा होगा कि रीजनेबल सर्टन है कि वो एक्सटेंड करेगा, तो एक्सटेंडेड टू 9 मंथ्स। अब टोटल कितना बन गया? 16 मंथ्स। बोलो, तो ये शॉर्ट टर्म लीज है जी? नहीं, ये शॉर्ट टर्म लीज नहीं है। एक और सिनेरियो देख लेते हैं। 7 मंथ की लीज है लेकिन विद परचेज ऑप्शन। क्या मतलब? लीज के एंड पे लेसी को, ये नहीं ओनरशिप नहीं, लीज के एंड पे लेसी को ये ऑप्शन है कि वो कुछ पैसे देकर ये एसेट ले सकता है।
तो चाहे ये शॉर्ट टर्म लीज नज़र आ रही है, इस परचेज ऑप्शन के आ जाने की वजह से ये शॉर्ट टर्म अब नहीं रहेगी। ठीक है, आइए ये पेज नंबर 46 के ऊपर सबसे पहले पॉइंट के साथ लिखिए, तहरीर फरमाइए, इसके साथ तहरीर फरमाइए एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है जी, एग्जाम्पल 1, अब पढ़ें इसको। अ लीज दैट एट कमेंसमेंट डेट हैज़ अ लीज टर्म ऑफ 12 month और लेस इंक्लूडिंग एक्सटेंशन पीरियड, वो क्या कहलाएगी जी? शॉर्ट टर्म लीज। शॉर्ट टर्म लीज क्या है? अ लीज दैट एट कमेंसमेंट डेट हैज़ अ लीज टर्म ऑफ 12 months और लेस इंक्लूडिंग एक्सटेंशन पीरियड। अ लीज that contains a purchase option is not a short term lease even if it is for 12 months or less। Example 1 क्लियर है? अब बोलो। चलो अब इसी तरह से या 1 2 3 4 इन सब के लिए इंशाल्लाह एक एग्जाम्पल आएगी, छोटी छोटी एग्जाम्पल्स होंगी। मैं इंशाल्लाह आपको कल थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दूंगा इस पर। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझाना है, ये छोटी छोटी बातें हैं, आपको नहीं पता कि कितना मसला हो जाएगा आपके लिए। बाकी ये एग्जाम्पल यहीं इकट्ठी होती चली जाएंगी इंशाल्लाह, फिर एंड पे आप पिक्चर बनानी हो तो बना लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।